हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज की डाउट सीरीज जारी है और लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक दिया था वो था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इसके ऊपर मैंने कहा था आप डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो और काफी सारे बच्चों ने डाउट्स पूछे। जो डाउट्स पूछे वो आपके सामने हैं, आज हम इन्हीं पे बात करेंगे, जिसमें हम एक्रूअल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रिलेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे बच्चों ने। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये सारी आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसकी बाउंड्रीज में रहकर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होती है ताकि वो सबको समझ आ सके, हर कोई इसको समझ पाए। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, कोई 12-13 है, लेकिन जो डाउट्स अभी पूछे गए मैं सिर्फ उन पे बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है एक्रूअल कंसेप्ट। क्या है ये एक्रूअल कंसेप्ट? देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट ने सिंपल तरीके से समझो। इस कंसेप्ट ने यह कहा कि जब एक ट्रांजैक्शन हो गई आपको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको वो पैसा बाद में मिला या फिर आपने किसी को पैसा बाद में दिया। सिंपल सी बात कि मान लो आपने किसी को आज उधार में गुड्स बेची और वो पैसा आपको 15 दिन के बाद मिलने वाला है। मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं कि 1 दिसंबर को आपने गुड्स बेच दी, मान लो 5,000 की गुड्स आपने बेच दी उधार में, और लेकिन ये पैसा आपको मिलेगा मान लो 15 दिसंबर को ये पैसा मिला। ये पैसा जो 5,000 था 15 दिसंबर को मिला। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि जब ट्रांजैक्शन हो गई यानी 1 दिसंबर को, आपने उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेनी है, चाहे पैसा 15 दिन के बाद मिले या 20 दिन के बाद। सिंपल सी बात, ट्रांजैक्शन हुई, रिकॉर्ड करो वेदर आपको पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड और नॉट, या वेदर आपने पेमेंट की या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो ये तो थी इनकम की बात कि मैंने सेल की 1 दिसंबर को, 15 दिसंबर को पैसा मिला, कब रिकॉर्डिंग करूंगा भाई? 1 दिसंबर को ही रिकॉर्डिंग कर लूंगा। 15 दिसंबर को जो पैसा मिलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन सेल को फिलहाल मैं अभी रिकॉर्ड कर लूंगा, एज ए क्रेडिट सेल रिकॉर्ड किया जाएगा। जब पैसा मिलेगा उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि वो पैसा आया, कैश बुक में हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह पेमेंट्स की अगर बात करें, अगर आपने कोई सर्विस ली, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी की सैलरी देनी है, ड्यू हो गई, आपने सर्विस ले ली, तो आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपने वो सर्विस ले ली, जब आपने जिसको भी पैसा देना है, जिससे भी आपने सर्विस ली है, उसकी सैलरी ड्यू हो गई, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, वेदर आपने अगले साल उसको पेमेंट की हो। तो जिस साल का खर्चा, जिस समय वो खर्चा हुआ उसी समय रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट आपने उसको 2 महीने के बाद की हो या 1 महीने के बाद, रिकॉर्डिंग उसी वक्त होगी। तो एक्रूअल कंसेप्ट ने यह कहा कि सिंपल, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी समय उसको रिकॉर्ड करो। आप ये मत देखो कि पैसा कब लिया या पैसा कब दिया। तो सिंपल ये कंसेप्ट एक्रूअल ने हमें बताया। दूसरा जो था वो था कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है सिंपली कि जो पैसा आपने किसी एसेट को, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, किसी भी एसेट को, फिक्स एसेट को खरीदने में जो पैसा खर्च किया, आपको फर्दर अकाउंटिंग उसी वैल्यू पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मैंने एक मशीन खरीदी मान लो 2 लाख की, और फिर उसको इंस्टॉलेशन करने के या ट्रांसपोर्टेशन के कुछ चार्जेस आ गए, कुछ भी आप कह लो, इंस्टॉलेशन उसको लगाने में कोई वेजेस आ गई या कोई इंजीनियर आपने उस मशीन को इंस्टॉल करने में लगाया तो उनको कुछ खर्चा दे दिया। सपोज करो आपने 40,000 उनको खर्चा दे दिया, तो इस तरह से आपकी मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई 2,40,000। अब आपको फर्दर अकाउंटिंग जो करनी है, फर्दर अकाउंटिंग का मतलब अगर आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगानी है तो आप इस वैल्यू पे उसको लगाओगे। डजंट मैटर कि उसका मार्केट प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो 1 साल की डेप्रिसिएशन 10% है, तो अगर मैं 2,40,000 का 10% करूं तो वो आएगा 24,000। तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 2,16,000, 2,26,000, सॉरी 2,16,000। तो 2,16,000 इसकी 1 साल के बाद वैल्यू है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है एक एस्टिमेट है, मार्केट प्राइस 2,16,000 भी हो सकता है,
इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हमें जब भी अकाउंटिंग करनी है, डेप्रिसिएशन लगानी है, हमें हमेशा उसकी कॉस्ट पे लगानी है जो उसकी कॉस्ट रही। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो प्राइस आपने पे किया किसी एसेट को, फिक्स एसेट को लेते वक्त, आपने फर्दर अकाउंटिंग उसी प्राइस पे करनी है और डेप्रिसिएशन भी आपने उसी प्राइस पे ही लगानी है, ये कॉस्ट कंसेप्ट ने कहा। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था? रियलाइजेशन कंसेप्ट, या इसको हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसको हम या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। समहाउ एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ये कहता है कि आप अपने रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो, तब रिकॉर्ड करो जब वो रियलाइज हो। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लो आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ गुड्स की सप्लाई के लिए। मान लो 1 जनवरी को आपको एक ऑर्डर मिला गुड्स की सप्लाई के लिए। 10 जनवरी को आपने गुड्स सप्लाई कर दी और मान लो इसकी जो पेमेंट थी आपको मिली 25 जनवरी को। 25 जनवरी को आपको जो पैसा है, अमाउंट आपने रिसीव कर लिया, जो भी अमाउंट था वो आपने रिसीव कर लिया। अब 3 डेटें हैं। फर्स्ट डेट जब ऑर्डर मिला, सेकंड डेट जब आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी, और थर्ड जब आपको वो पैसा मिल गया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस जो आपने गुड्स बेची हैं या डिलीवर की हैं उसको इनकम एज एन इनकम कब रिकॉर्ड करोगे? ऑर्डर रिसीव्ड इस वक्त बिल्कुल नहीं, ये जस्ट ऑर्डर मिला, कोई एडवांस नहीं मिला, कुछ नहीं। अगर एडवांस मिलता भी तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, बट ये इनकम नहीं कहलाती, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। अगर मान लो अगर कोई एडवांस नहीं मिला तब तो ऑर्डर, ये हम जो इसकी ट्रांजैक्शन है ये फर्स्ट जन की, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो इसके साथ आपको 5,000 मिल जाता तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर होती, लेकिन ये 5,000 आपकी इनकम नहीं होती, ये आपकी क्या होती? लायबिलिटी होती, क्योंकि अभी आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। आपने जब गुड्स सप्लाई कर दी तब इसको आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, तब इसको एज ए रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे पेमेंट आपको बाद में मिली हो। तो रेवेन्यू कब आपको रिकॉग्नाइज करना है या रिकॉर्ड करना है? जब गुड्स की डिलीवरी आपने कर दी, वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे उसकी पेमेंट आपको मिली या फिर बाद में मिलने वाली है। लेकिन जब एक बार आपने अपनी ऑब्लिगेशंस खत्म कर दी, आपने अपनी गुड्स की डिलीवरी जिसको देनी थी दे दी, तब आप उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। वेदर आपको पेमेंट उसके 10 दिन के बाद मिले या 1 महीने के बाद मिले, डजंट मैटर, जब आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी तभी आप उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। तो यहां तक ये लायबिलिटी रहेगी, और जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी तो यही लायबिलिटी फिर आपकी क्या बन जाएगी? यहां पे आके वो तब आपकी ये इनकम बन जाएगी। क्योंकि लायबिलिटी क्यों है? अभी तक आपने ऑर्डर नहीं डिलीवर किया, अभी तक आपने अपनी सर्विस जो है कंप्लीट नहीं की। ये पैसा ये बंदा आपसे वापस भी ले सकता है, लेकिन जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी तब वो बंदा आपसे वो पैसा वापस नहीं ले सकता, तब ये 5,000 आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो 25 जनवरी को भी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ऐसा नहीं कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन इनकम इसको कब मान लिया जाएगा? जब आप गुड्स की डिलीवरी कर दोगे, डजंट मैटर कि पेमेंट आपको कब मिली। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पे बात की थी? मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? दोस्तों हम बिजनेस करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हम अपना प्रॉफिट देखें। और प्रॉफिट कैसे देखेंगे? मैच करके। किसको मैच करके? अपनी इनकम्स को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करके। यानी हम अपनी साल भर की इनकम में से साल भर के एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने का मतलब यही चीज तो आपको पता ही है कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम में से हम खर्चे निकालते हैं। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट ने यह कहा कि जो इनकम अर्न करने में आपने खर्चा किया है वही इनकम आप लोगे और वही खर्चा आप लोगे। यानी जिस साल की इनकम उसी साल के एक्सपेंसेस। ना तो आपको पिछले साल के इनकम्स लेनी है ना अगले साल की, ना तो पिछले साल के एक्सपेंस लेने हैं ना ही अगले साल के। जिस साल की इनकम उसी साल के आपने एक्सपेंसेस भी लेने हैं। इन्हीं चीज को फॉलो करते हुए आपको याद होगा एक्सपेंसेस, आपको मैं बता दूं 3 तरह के एक्सपेंसेस। एक तो वो होते हैं जो हमने पे कर दिए,
एक वो होते हैं जो कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग, और एक कौन से होते हैं, थर्ड वाले, प्रीपेड। ये तीन तरह के एक्सपेंसेस हैं। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया वो खर्चे जो आपने सर्विस ले ली लेकिन अभी तक पे नहीं किए, और प्रीपेड का मतलब हो गया जो आपने एडवांस में, यानी अगले साल का खर्चा इसी साल में पे कर दिया। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर इन एक्सपेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, मान लो ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, ये आपका एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपको पता है एक्सपेंसेस हम यहां लिखते हैं। मान लो सैलरी थी 1000 की, और क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसी सैलरी जो इस साल की है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की। अब मैचिंग कंसेप्ट ने क्या कहा, जिस साल के एक्सपेंस हैं उसी साल में दिखाओ, पेड हैं तब भी दिखाओ और अनपेड हैं तब भी दिखाओ। तो सैलरी हमने 1000 रुपए दे रखी है, लेकिन अभी मान लो 500 रुपए अभी देना बकाया जो हमने नहीं दी है, वो भी हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो 500, अगर मान लो सैलरी 500 आउटस्टैंडिंग है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब क्यों ऐड की, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ने कहा जिस साल का खर्चा उसी साल ऐड करो। बेशक ये सैलरी जो आउटस्टैंडिंग अभी तक हमने नहीं दी, मान लो ये हमने अगले साल दी होगी, लेकिन क्योंकि खर्चा इसी साल का है, हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में इसको इसी साल ही रिकॉर्ड करेंगे, वेदर पेड और नॉट। इसी तरह जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मान लो एक रेंट था 5000 का, लेकिन इसमें से 1000 का रेंट हमने अगले साल का एडवांस दे दिया है। तो मैंने कहा जिस साल के खर्चे हमें उसी साल के शो करने हैं, तो वो जो रेंट एडवांस दिया है, प्रीपेड है, वो हम क्या कर लेंगे, वो माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ने कहा जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड करो। अब ये अगले साल का रेंट है तो ये अगले साल की बुक्स में जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसी चीज को, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। सेम इनकम के लिए भी है। अगर इनकम इस साल की है लेकिन रिसीव नहीं हुई, फॉर एग्जांपल मान लो आपको इंटरेस्ट, आपको कोई 2000 का इंटरेस्ट मिला, लेकिन अभी भी मान लो 500 रुपए का आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है जो अभी रिसीव नहीं हुआ, और मान लो अगले साल रिसीव हुआ, लेकिन क्योंकि वो इसी साल की इनकम में इंक्लूड हमें करना है अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट, तो वो इंटरेस्ट जो एक्रूड है, यानी ड्यू है लेकिन मिला नहीं, एक्रूड मतलब ड्यू लेकिन नहीं मिला, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो 2500 हो जाएगा। और इसी तरह मान लो कोई इंटरेस्ट हमें एडवांस मिला है, अगले साल का इंटरेस्ट इसी साल मिल गया, तो वो क्योंकि इस साल की इनकम में नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम लेस कर लेंगे, अगर वो अगले साल का इंटरेस्ट होगा। यानी ऐसा इंटरेस्ट जो आपको एडवांस में मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ऐसा है तो आप उसको माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो अगली साल की इनकम में काउंट करेंगे, वो अगले साल की इनकम में हमें लेना है, तो इस साल की इनकम में से उसको हम माइनस कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। तो मैचिंग कंसेप्ट ने क्या सिखाया, अपना प्रॉफिट निकालना है, इनकम एक्सपेंस को मैच करो, प्रॉफिट निकालो, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि जिस साल की इनकम्स उसी साल के एक्सपेंस, ना तो अगले साल का लेना है ना ही पिछले साल का। अगले साल का कोई खर्चा है तो वो माइनस कर दो, पिछले साल का कोई खर्चा है वो भी माइनस कर दो, सिर्फ आपको इसी साल के खर्चे और इसी साल की इनकम से लेने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं क्या है। मैचिंग कंसेप्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में हमें सेफ प्ले करना है, मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस हम कंसीडर करेंगे लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने आपको कहा था कि जो स्टॉक है, स्टॉक वो हम किस प्राइस पे लेते हैं, उसको लेते हैं हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट ने ये कहा कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर करो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर करो, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कॉस्ट, स्टॉक को हम किस वैल्यू पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये चीज क्या है, डाउटफुल डेट्स मतलब ऐसा उधार, आपने कई बार, मान लो बिजनेस में कई बार हम उधार भी देते हैं, तो ये एक ऐसा उधार है जिसका रिकवर होना डाउटफुल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिनसे मैंने पैसा लेना है, मान लो 1 लाख के डेटर हैं,
अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना आपने उधार दे रखा है वो सारा का सारा रिकवर हो जाए। कुछ पैसा कई बार नहीं रिकवर होता, जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। और एज ए बिजनेसमैन हर बंदे को पता होता है कि अगर वो लाख रुपए का उधार दे रहा है तो उसमें से कुछ पैसा हो सकता है उसको रिकवर ना हो, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यानी ऐसा उधार जिसके डूबने की आशंका है, जो डूब सकता है। मान लो 5,000 का प्रोविजन है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, हुआ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। तो ऐसे लॉसेस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसने कहा, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट ने कहा कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर कौन है? जिनको मैंने पैसा देना है, यानी मेरी एक लायबिलिटी है। मान लो क्रेडिटर्स वो जिनसे मैंने गुड्स उधार में खरीदी थी, मान लो मुझे उनका 10,000 देना है, तो मैं ये पहले से एक्सपेक्ट कर लूं कि जब मैं उनको पेमेंट करूंगा वो मुझे डिस्काउंट कर देंगे। कहता उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किसको रिकॉर्ड करना है? जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, वापिस आते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि अकाउंटिंग कई बार आपको एक से ज्यादा मेथड फॉलो करने के लिए देता है कि मेथड ए फॉलो कर लो, मेथड बी फॉलो कर लो अपनी बुक्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो मेथड आप फॉलो करोगे, आपको साल दर साल उसी मेथड को फॉलो करना है, ताकि आपके जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो सही रहें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको अकाउंटिंग में इन दोनों में से किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा लेनी है, चाहे तो इस मेथड से लगाओ, चाहे तो इस मेथड से लगाओ। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लिया तो हर साल सेम मेथड आपको फॉलो करना है। अगर आपने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लिया तो हर साल आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन हम एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं हर साल वही रहते हैं। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लो मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख है और मान लो डेप्रिसिएशन 10% है, तो हम कर लेंगे 1 लाख का 10%, वो हो गया 10,000। तो आपने जो एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाई, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने के बाद वैल्यू बची 90,000। अब आपने हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे आई थी, यानी 10,000, वही हर साल लगानी है। तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू रहेगी 80,000। मान लो तीसरे साल में आप फिर से डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो, ये फर्स्ट ईयर आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, तो आपने सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगानी है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो इसी मेथड से हर साल आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है। अगर आप डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो तो इसी मेथड से करनी है। इस मेथड में क्या है कि जो मशीनरी की कॉस्ट है, मान लो 1 लाख कॉस्ट है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, इसी पे कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे, तो वो हो गई 10,000। अब वैल्यू कितनी बची? 90,000। अब इसमें चेंजेस ये हैं कि इसमें हर साल आपको जो वैल्यू बची होगी, जैसे 90,000 बची है, इसका 10% ले लेना है, वो हो गया 9,000। अब बचा कितना? 81,000। अगले साल फिर से जो डेप्रिसिएशन लेनी है, जो वैल्यू बची होगी उस पे लेनी है। जैसे 81,000 बचा तो इसका 10%, 8100 एंड सो ऑन। तो ये दो मेथड हैं। ये बेसिकली ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखो कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जो एक बार आपने मेथड अडॉप्ट कर लिया, आपको साल दर साल उसी मेथड पे अकाउंटिंग करनी है, उसको चेंज नहीं करना। चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे शिफ्ट होना या यहां से यहां शिफ्ट होना है, तो आपको उसका पूरा बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क आया, ये आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और क्या था। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला था रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें है रिलायबिलिटी। बच्चे पूछ रहे थे इसका सर मतलब बता दो। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास करने योग्य है, जिस पे हम विश्वास कर सकें।
तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे हम कैसे विश्वास करेंगे? मान लो अगर कोई हमने सेल लिखी हुई है अपनी बुक्स में कि हमने 1 लाख की गुड्स बेची, कैसे पता चलेगा कि वो गुड्स बिकी? तो आपको पता होगा, अकाउंटिंग वॉचर्स आपने पढ़ा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस क्या होता है? वॉचर्स वगैरह होते हैं, कैश मेमो, इनवाइस। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वॉचर होते हैं, उन वॉचर से हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लायबिलिटी कहता है भाई जो भी ट्रांजैक्शन है और लायबल होनी चाहिए, मतलब हमारे पास कोई ना कोई उसका प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक लायबिलिटी। दूसरा रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या कहता है? भाई जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट, यानी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई यूज भी कर सके, इस्तेमाल भी कर सके, जिसको इंटरनली एक्सटर्नली यूजर्स जिसको देखकर अपना कोई डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे 100 डेटर्स हैं, 100 डेटर्स हैं, ये रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि 100 डेटर्स, लेकिन अमाउंट कितना, हमें तो फर्क पड़ता है कि पैसा कितना लेना है। तो 100 डेटर्स से फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स कितने के हैं, मान लो 5 लाख के हैं, तो ये एक रेलेवेंस इंफॉर्मेशन है जिसे हमें ये पता चलता है कि डेटर से हमें 5 लाख लेना है। तो रेलेवेंस मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप यूज कर सको, जिसको देखकर आप अपना कोई डिसीजन जो है वो ले सको। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। कहता है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी समझ सके। हमारे पास जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, वो कुछ इस तरह से हो कि हर कोई उसको समझ सके। एंड द लास्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको कंपेयर कर सकें। किसके साथ? अपनी ही फर्म के साथ, यानी इस साल के प्रॉफिट को फॉर एग्जांपल पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना, या फिर अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करना। ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसको हम कंपेयर करके एक मीनिंगफुल जो कंक्लूजन है वो ड्रा कर सके। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अपनी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना, या फिर किसी दूसरे की फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और दूसरे की कितना कर रही है। तो वो कंपेरेबिलिटी जो है वो भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो ये थे दोस्तों आज के जो डाउट्स हैं, आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा डाउट्स के लिए वो रहेगा वाउचर्स पे। अब टॉपिक वाउचर है, इसके जो भी आपको डाउट्स लगेंगे कमेंट सेक्शन में लिख दो, नेक्स्ट डे उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये था आज का एमसीक्यू सीरीज, जारी है। और आज जो एमसीक्यूज आने वाला है वो इन्हीं पे आएगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स पे। आप वो अच्छे से पढ़ लो, जो आपके डाउट्स से क्लियर हो गए। आई होप जब मैं वो एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा आप सबके सारे के सारे सही होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।